दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। किए है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आए। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखते हो न, हम पूजा की धोती पहने हैं। ई क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो हम अपने कमरे में चले, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचपात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो, बुआ ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठा के नीचे बैठ गई। अरे, ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वो बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, क्या कर रही हो तुम? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए थे और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वो तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था कैलाश मिश्रा, जिसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, बाहर गाना कौन गा रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे, भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिया, देख हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये, कहकर सुधा उठी। वो फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वो बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्कुराएं या रोएं ये तय नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह से हाफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारे की बुरी हालत। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, क्या है ये सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट के कहा। जंगली मैं हूं या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। ये देखो, दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई हो दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिनती थी क्या वहाँ पे, जो बुआ जी ने तेरा नाम बिनती रखा है? वो पल्ला ठीक से उठ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे, हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तश्तरी थी और एक गिलास। तश्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तश्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार कर दिया।
बिंती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करें तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिंती ने अपने हाथ की अंगूठी देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये। चंदर बोला, बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बातें करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वो बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ये मुझसी हमसे ऐसी नाच नचाई है तो हम पैदा होते गला घोट देते। अरे राम, आकाश सर उठाए हैं। क्या घंटे से नरियात नरियात घटे ही फट गई, ये बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गया हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वो नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वो रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, चंदर ने इसका जरा भी उम्मीद ना किया था। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए, कुछ लज्जित से, और मुस्कुरा कर ग्लानि छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन की। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते बखत तो बहुत अच्छा लग रहा, पालत बखत टै बोल गए। मर गए रहे हो तो अपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमारे मूड पर ही हत्या काहे डाल गए? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस। बिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि आंसुआ ढरका रही हो? ये सब चोचला अपने ओक को दिखाइयो जाके। 2 महीना और है, अब वहीं से उद्यानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिंती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिंती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, बिंती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज्यादा हो रहा है, तुम लाइब्रेरी में चले जाना। आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने लगी। बिंती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। ये घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन नहीं गई। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर की सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रण कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वो चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं, हमारे शिष्य हैं, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रही हो, बीए में पढ़ा था सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो के देख के। हाँ तो सुकुल, वो अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई, बिंती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत, ठूठ ऐसी बिटिया सोनी मांग लिए छछरावा करत है हर वहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों।
अरे तो घर वालन से का करे कहे तो के, लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दी थे, मिलवाए लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए स्वर में कहा। तुम्हें जूता पिटाओ बड़नक्कन से कह दियो, आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर तू एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं। अनुक्रमाणिका है, फिर अप्रैल के पहले सप्ताह खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है। एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वो सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वही गई है, बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ इनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जनपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा बात कर लेना, देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख लूंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग हो जाएंगे। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हैं, उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वो बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर ले अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वो अभागा पलंग उनके उदर के ही लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन होता जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगूछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदर रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल की कुर्सी में बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भुडोल आया और दुबे जी जलपान को याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बजी। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है, खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत वरबत तो कुछ मिले, तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा भाई, जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाप रे, 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे नहीं है। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महाराज ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांप कांप कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे।
डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा, नहीं नहीं। बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ और ना खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देखते तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो।